हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक और टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंग्रेजी में कहेंगे जिसे स्पेस टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि हमें स्पेस के बारे में अध्ययन करना हो तो हम उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो अंतरिक्ष अनुसंधान के केवल 3 ही तरीके होते हैं। पहला तरीका है पृथ्वी पर रहते हुए अंतरिक्ष का अध्ययन करना। कैसा? पहला तरीका होता है कि हम पृथ्वी पर रह के दूरबीन के माध्यम से क्या करते हैं, अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं और जो भी ग्रह हमें दिखाई दे देते हैं उनकी गति का उनसे उनका अध्ययन करते रहते हैं। दूसरा तरीका, हमारे पास अंतरिक्ष से जो विकिरण आती है, पिंड आते हैं, जैसे कोई हमारे एस्ट्रॉइड्स आते हैं, बहुत सारे पिंड आते हैं, तो उनकी बात करें तो वहाँ से जो जो प्रकाश की किरणें आती हैं हम उनका अध्ययन करते हैं और उनके अध्ययन से अंतरिक्ष के बारे में अंदाजा लगाते हैं। तीसरा तरीका है कि हम किसी भी उपकरण को या फिर मानव को ही अंतरिक्ष में भेज दें। क्या है तीसरा तरीका? तीसरा तरीका है कि हम किसी भी मानव को या उपकरण को अंतरिक्ष में भेज दें। इससे हम क्या करते हैं, अंतरिक्ष के बारे में पता लगा लेते हैं। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त इतिहास। इतिहास की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पुतनिक प्रथम की, फिर स्पुतनिक सेकंड, वोस्टॉक फर्स्ट, वोस्टॉक 6, नासा, इनकोस्पार, फिर ट्रेल्स, इसरो, अंतरिक्ष आयोग, आर्यभट्ट, भास्कर 1, रोहिणी श्रृंखला 1, इनसेट 1A, हमारे इनसेट 1B, राकेश शर्मा, ASLV, IRS 1A, PSLV, GSLV, चंद्रयान 1, IRNS 1A, हमारे मंगलयान, क्रायोजेनिक इंजन, RLV-TD 104 उपग्रह, चंद्रयान 2 और SSLV, क्या SSLV, इनके बारे में बातचीत करेंगे। अब तो आपको पता ही होगा हमारे चंद्रयान 3 जो था वो सफलतापूर्वक अपने जो रोवर और जो हमारा प्रज्ञान रोवर था और जो विक्रम लैंडर था, दोनों के दोनों हमारे चंद्रयान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुके हैं। और लास्ट में क्या था, हमारे SSLV। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, स्पुतनिक प्रथम की। किसकी बात करेंगे हम, स्पुतनिक प्रथम की बात करें तो अक्टूबर 1957 में USSR के द्वारा, किसके द्वारा, USSR के द्वारा स्पुतनिक प्रथम सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया। किसको प्रक्षेपित किया गया, हमारे स्पुतनिक प्रथम सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया। और स्पुतनिक प्रथम या फर्स्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित विश्व का पहला मानव निर्मित उपग्रह था। कौन सा, स्पुतनिक प्रथम। तो हम देख सकते हैं स्पुतनिक प्रथम क्या है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित विश्व का पहला मानव निर्मित उपग्रह था। फिर आता है स्पुतनिक सेकंड। तो नवंबर 1957 में USSR के द्वारा स्पुतनिक सेकंड सैटेलाइट क्या प्रक्षेपित किया गया। कौन सा, स्पुतनिक सेकंड। स्पुतनिक सेकंड में हमारा लाइका नामक कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा गया था। किसको, लाइका नामक जो कुत्ता था इसको हमारे अंतरिक्ष में भेजा गया था। किससे, हमारे स्पुतनिक सेकंड से। फिर हमारी बात करें वोस्टॉक फर्स्ट की, कि वोस्टॉक फर्स्ट की बात करें तो अप्रैल 1961 में USSR ने वोस्टॉक फर्स्ट या वोस्टॉक भी कह सकते हैं इसको, वोस्टॉक भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे रशिया की भाषा है उसमें तय और टय उसमें सेम साउंड करता है, नामक अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजा था। USSR ने जो वोस्टॉक 1 या वोस्टॉक 1 की बात कर रहे हैं नामक अंतरिक्ष यान में यूरी गागरिन नामक व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजा था। किसको भेजा, अंतरिक्ष में यूरी गागरिन को। आप ये याद रखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव कौन था, यूरी गागरिन। उससे पहले हमारा लाइका नामक कुत्ता भी गया हुआ है। अब हम बात करें 1961 की। 1961 में USSR का जो यूरी गागरिन है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति बन जाता है और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पुरुष भी हमारे यूरी गागरिन ही है। तो जब पुरुष की बात कर ली तो अब नंबर किसका आएगा, महिला का। तो महिला की बात करेंगे तो ये हमारे वोस्टॉक 6 की बात करेंगे। तो 1963 में USSR ने वोस्टॉक 6 या वोस्टॉक 6 नामक अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा और इस यान के अंदर अंतरिक्ष यान में वैलेंटीना टेरेस्कोवा, कौन, वैलेंटीना टेरेस्कोवा है नामक महिला को अंतरिक्ष में भेजा गया। और 1963 में USSR की वैलेंटीना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला बन जाती है। कौन, वैलेंटीना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बन जाती है। कौन, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। अब हम बात करेंगे नासा की। नासा की बात करें हम तो अक्टूबर 1958 में अमेरिका के द्वारा नासा की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई, नासा की स्थापना की गई हमारे अक्टूबर 1958 में। नासा का मतलब हमारे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या,
अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, और हिंदी में क्या कहेंगे, इसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ही कहेंगे। अब इसके द्वारा क्या किया गया, 1961 में नासा के द्वारा अपोलो प्रोग्राम की शुरुआत की गई। किसकी? अपोलो प्रोग्राम की शुरुआत की गई। जैसे हमारे रशिया के द्वारा स्पुतनिक प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, उसी तरह नासा के द्वारा क्या, अपोलो प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। अपोलो प्रोग्राम के तहत 1969 में अपोलो 11 क्या, अपोलो 11 अंतरिक्षयान चंद्रमा पे भेजा गया था। क्या? अपोलो 11 चंद्रमा पे भेजा गया अंतरिक्ष यान था। 1969 में ही अपोलो 11 जो अंतरिक्ष यान है उसमें बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कौन कौन, बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग नामक 2 व्यक्ति चंद्रमा पे भेजे गए थे। आप इन दोनों का नाम याद रखेंगे। आप ऐसा तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग का तो नाम आपको वैसे भी याद होगा कि जैसे एक जोक आता था कि चंद्रमा पे पहला कदम किसने रखा, कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। फिर किसी ने पूछा इंटरव्यू के कि बताओ तो दूसरा कदम किसने रखा, तो फिर जवाब बनता है कि दूसरा भी हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा। क्यों? क्योंकि लंगड़ा थोड़ी था, उसके तो दोनों टांगे थी, तो दूसरा कदम भी वही रखता। तो ये तो जोक है, लेकिन पूछा ये जा रहा था कि दूसरे व्यक्ति कौन है, तो आप इनका नाम भी याद रखेंगे, बज एल्ड्रिन। तो वो तो जोक था, लेकिन आपको हकीकत में इसको याद रखना, बज एल्ड्रिन और हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग 2 व्यक्ति हैं हमारे अमेरिका के, जो अपोलो 11 अंतरिक्षयान से 1969 में चंद्रमा की सतह पर कदम रखा इन्होंने। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करें तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला विश्व का पहला व्यक्ति बन जाता है। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और वैसे भी एक जोक आता है कि जैसे चंद्रमा पे कदम किसने रखा पहला, तो कोई जवाब, एक बंदा जवाब देता है, जवाब में क्या बताता है कि हमारे जो बाहुबली है उन्होंने चंद्रमा पे पहला कदम रखा। कैसे? कि जैसे आर्म का मतलब होता है बाहु, और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बली। तो आर्म स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, बाहुबली। तो बाहुबली जैसे हिंदी में कहें आर्मस्ट्रॉन्ग, तो आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, बाहुबली। तो वैसे ये भी एक जोक है, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या, चंद्रमा पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर बात करें हमारे इनकोस्पार की, तो 1962 में इनकोस्पार का गठन किया गया था। किसका? इनकोस्पार का गठन किया गया 1962 में। इनकोस्पार मतलब हमारे इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। क्या? हमारे इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च है इसका पूरा नाम, इनकोस्पार। हिंदी में देखें तो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, इसका गठन किया गया। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? तो हमारा विक्रम साराभाई को बनाया गया था, जो हमारे इस चैनल का नाम भी है। अब हम बात करें डॉक्टर विक्रम साराभाई की, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक माना जाता है। किनको? हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई को हमारे भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रेल्स की, TERLS। ट्रेल्स की बात करें तो सन 1962 में ट्रेल्स की स्थापना की गई थी, जो क्या, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है। क्या? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, जिसकी स्थापना कब की गई? 1962 में। ट्रेल्स का मतलब हमारे तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ट्रेल्स का पूरा नाम क्या हमारे? तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। हिंदी में भी इसे इसी तरह से पढ़ते हैं। तो तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्या है? भारत में केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के तुम्बा नामक स्थान पे स्थित है। कहाँ पे? तुम्बा नामक जगह पे ये स्थित है। कौन सा? ट्रेल्स। कहाँ? केरल की। बात करें जो हमारा ट्रेल्स है, तो ट्रेल्स क्या, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो ट्रेल्स किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ये हमारे इसरो के द्वारा ही संचालित किया जाता है। बात करें तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन या ट्रेल्स, इसको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो देखें इसका दूसरा नाम क्या हमारे? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। क्या है इसका दूसरा नाम? हमारे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसका दूसरा नाम है। हम आपको बार बार इसीलिए बताते हैं ताकि आपको चीज़ें याद हो। नवंबर 1963 की बात करें तो नवंबर 1963 में ट्रेल्स से भारत का पहला नाइक अपाचे नामक साउंडिंग रॉकेट या परीक्षण रॉकेट प्रक्षेपित किया गया था। अब आप सोचेंगे साउंडिंग रॉकेट क्या है, कि जैसे हमारे दीपावली के दिन जो फुलझड़ियाँ होती है, फुलझड़ी के रॉकेट्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं? साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं वैसे देखने को। क्यों? क्योंकि ऊपर जाके क्या फटते हैं, और फटने के बाद क्या होता है, एक अच्छी सी आवाज़ आती है, और उस आवाज़ को सुनने के चक्कर में हम हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। तो हमारी जो पहला रॉकेट था हमारा नाइक अपाचे,
तो ये भी हमारा एक रॉकेट था जो अंतरिक्ष में भेजा गया और वहाँ जाके इन्होंने साउंड किया, जिससे हम अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ, हमारा रॉकेट भी अंतरिक्ष में पहुँच गया है। तो नवंबर 1963 में ट्रेल्स से हमारा भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट भेजा गया। अब बात करेंगे हमारे इसरो की। किसकी? इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। कब? 15 अगस्त 1969 को हमारे इसरो की स्थापना की गई। इसरो का मतलब हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूरा नाम है। हिंदी में कहें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। बात करें अंतरिक्ष आयोग की, तो अंतरिक्ष आयोग की बात करें तो 1972 में भारत में अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। कब? 1972 में हमारे अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया, साथ ही साथ अंतरिक्ष विभाग की स्थापना भी की गई। अब हम बात करेंगे हमारे उपग्रह की। उपग्रह में सबसे पहला उपग्रह कौन सा था उसकी बात करें तो सबसे पहले उपग्रह हमारे प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद थे हमारे कौन? आर्यभट्ट। उनके नाम पे सन 1978 में भारत ने अपना पहला प्रायोगिक उपग्रह, अर्थात जो काम नहीं करता था लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, कौन? प्रायोगिक उपग्रह हमारा आर्यभट्ट। यूएसएसआर की सहायता से सफल प्रक्षेपण किया गया। तो आर्यभट्ट क्या था? भारत का पहला उपग्रह था, लेकिन ये काम नहीं करता था। तो हमने केवल ये चेक करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा कि क्या हम दुनिया को बताना चाहते थे कि क्या हम किसी को भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। तो दुनिया को बता दिया कि भेज सकते हैं। तो फिर भारत ने अपना पहला सफल उपग्रह कौन सा भेजा? भास्कर 1। तो पहला उपग्रह कौन सा हमारा? भास्कर 1। तो सन 1979 में भारत ने अपने पहले प्रायोगिक सुदूर संवेदी उपग्रह भास्कर 1 को यूएसएसआर की सहायता से सफल प्रक्षेपित किया। तो हमारा फिर उपग्रह आता कौन सा? भास्कर 1। तो भास्कर 1 को हमने यूएसएसआर की सहायता से प्रक्षेपित किया था और ये क्या था? सुदूर संवेदी उपग्रह। क्या था? सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होते हैं? जो दूर रह के और चीज़ें देखते हैं, जैसे हमारा भारत का नक्शा कैसा है, पहाड़ कहाँ पे है, कहाँ जंगल है, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ क्या है। तो ये सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं और ये वजन में काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं। फिर बात करें रोहिणी श्रृंखला की, तो 1980 में भारत के स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान जो हमारा था SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा स्वदेशी निर्मित रोहिणी श्रृंखला 1 का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में, वहां से सफल प्रक्षेपण किया गया। किसका? रोहिणी श्रृंखला 1 का। तो ये हमने बनाया, हमने ही भेजा। अब बात करते हैं इनसेट 1A की। तो फिर हमने एक इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज की शुरुआत की। किसकी? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज की शुरुआत की। तो सन 1982 में भारत ने इनसेट 1A नामक संचार उपग्रह नासा की सहायता से प्रक्षेपित किया। किसकी सहायता से? नासा की मदद से हमारे प्रक्षेपित किया। लेकिन यह प्रक्षेपण क्या रहा? असफल रहा। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत में नासा की मदद ली और नासा की मदद से तो हमारे ऐसे ही परिणाम निकलेंगे। लेकिन नासा अपनी हिम्मत नहीं हारता है। दोबारा नासा की सहायता से हमने इनसेट 1B भेजा। 1A तो असफल हो जाता है, लेकिन 1B क्या होता है? हमारा सफल हो जाता है। मतलब 1983 में भारत ने इनसेट 1B नामक संचार उपग्रह नासा की सहायता से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। इनसेट 1B क्या? भारत का पहला सफल संचार उपग्रह था। क्या था? भारत का पहला सफल संचार उपग्रह था हमारा इनसेट 1B। तो हम इसको देख सकते हैं। बात करें राकेश शर्मा की। किसकी? राकेश शर्मा की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था? हमारा राकेश शर्मा था। और अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का प्रथम पुरुष भी हमारा कौन था? राकेश शर्मा था। राकेश शर्मा क्या 1984 में यूएसएसआर की सहायता से क्या अंतरिक्ष में गया था? किसकी सहायता से? यूएसएसआर की सहायता से गया था राकेश शर्मा। आप इसको भी याद रखें। अब हम बात करेंगे हमारे प्रक्षेपण यानों की। क्या? प्रक्षेपण यानों की बात करें तो सबसे पहला हमने प्रक्षेपण यान बनाया ASLV। क्या नाम बनाया? ASLV। तो सन 1987 में भारत ने ASLV का सफल प्रक्षेपण किया। किसका? ASLV का क्या सफल प्रक्षेपण किया? ASLV मतलब ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का पूरा नाम क्या होगा? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब समर्थित उपग्रह प्रक्षेपण यान। क्या है? समर्थित उपग्रह प्रक्षेपण यान हमारे ASLV का पूरा नाम है। फिर हमने एक उपग्रह भेजा, कौन सा? IRS-1A। IRS-1A। इस लेक्चर में हमारे उपग्रह बहुत सारे होंगे, आप उनको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको बात करें IRS-1A की। तो सन 1988 में भारत ने अपना पहला सुदूर संवेदी उपग्रह, क्या? पहला सुदूर संवेदी उपग्रह
जो IRS-1A है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह USSR की सहायता से प्रक्षेपित किया था। किसकी सहायता से? जो USSR है, तो USSR की सहायता से हमने भेजा। कौन सा? भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह या इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हमने भेजा USSR की सहायता से। अब हम बात करेंगे PSLV किसकी। PSLV की बात करें तो सन 1994 में भारत ने PSLV का सफल प्रक्षेपण किया। किसकी सहायता से? PSLV का सफल प्रक्षेपण किया हमने 1994 में। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है इसका मतलब? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है PSLV का मतलब ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये कुछ कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं के अंदर ही ये गति करते हैं। फिर आते हैं हमारे GSLV। GSLV की बात करें तो सन 2001 में भारत ने GSLV का सफल प्रक्षेपण किया। किसका प्रक्षेपण किया? हमारे 2001 में भारत ने GSLV का सफल प्रक्षेपण किया। GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमारे GSLV है। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रक्षेपण हमने 2001 में किया। फिर आता है चंद्रयान-1। किसकी बात करें? चंद्रयान-1 की। तो सन 2008 में इसरो ने प्रथम अंतर्ग्रहीय मिशन अर्थात इंटरप्लेनेटरी मिशन चंद्रयान-1 का सफल प्रक्षेपण या सफल संचालन किया। कब? 2008 में। तो सन 2008 में इसरो ने क्या किया? प्रथम अंतर्ग्रहीय मिशन जो इंटरप्लेनेटरी मिशन है चंद्रयान-1, इसका सफल प्रक्षेपण किया। IRNS की बात करें तो सन 2013 में स्वदेशी नौवहन तंत्र जो नाविक है, इसके पहले उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया था। कब? 2013 में। आप इसे याद रखेंगे IRNS-1A। तो 2013 में स्वदेशी नौवहन तंत्र के इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। IRNS मतलब हमारे इसका मतलब होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। IRNS का मतलब क्या होता है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली इसे कहते हैं। फिर बात करेंगे हम मंगलयान की। किसकी? मंगलयान की बात करते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात करें तो सन 2013 में भारत में मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किया गया। किसका प्रक्षेपण किया गया? हमारे मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किया गया। अब बात करें क्रायोजेनिक इंजन की बात करें। किसकी? क्रायोजेनिक इंजन की बात करते हैं। तो सन 2014 में भारत में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर लिया गया। कब? 2014 में। यदि आपने एक मूवी आती है, मूवी का नाम होता है नंबी नारायण से संबंधित एक मूवी थी। यदि आपने नंबी नाम तो द रॉकेट मैन या इस तरह से एक मूवी का नाम है जिसमें नंबी नारायण के बारे में बताया गया था। तो ये कहानी थी। कहानी में क्या होता है कि भारत के द्वारा क्या रूस से कुछ क्रायोजेनिक इंजन खरीदने की बात चलती है, लेकिन क्या है जैसे ही USSR का विघटन हो जाता है तो रूस पे प्रतिबंध लग जाते हैं कि वह अपनी जो ये टेक्नोलॉजी है भारत को नहीं देगा। फिर हमारे जो वैज्ञानिक थे नंबी नारायण, तो नंबी नारायण को ने ठान लिया कि यदि भारत को ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है तो हम 1990 के दशक में ही इस टेक्नोलॉजी को बना लेंगे। लेकिन क्या है कि अमेरिका और कुछ दुश्मन जो देश थे हमारे उस समय के, तो उनके द्वारा ये एक चाल चली गई और जो नंबी नारायण है उसको देशद्रोही साबित कर दिया। और इस वजह से क्या है कि 1990 के दशक की बात कर रहे हैं हम, तब नंबी नारायण क्या इस खोज के बहुत ज़्यादा करीब थे कि हम हमारा खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना लेते हैं। लेकिन क्या है उनको देशद्रोह के चक्कर में 20 साल की सज़ा हो जाती है। फिर वो 2010 के अंदर बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद अपनी कहानी को बताते हैं कि किस तरह उनको देशद्रोही साबित किया गया गलत तरीके से और उनको सज़ा दी गई। नहीं तो हमें ये क्रायोजेनिक इंजन 1990 के दशक में ही मिल जाता। और अब जाके बात करें तो 2014 में आके भारत ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। फिर बात करें RLV-TD की, तो सन 2016 में इसरो ने RLV-TD का सफल परीक्षण किया था। RLV-TD मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, मतलब पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन। तो इसका प्रदर्शन किसने किया? RLV-TD का इसरो ने 2016। अब बात करें 104 उपग्रह की, तो सन 2017 में इसरो ने 104 उपग्रह एक साथ सफलतापूर्वक स्थापित करने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। फिर चंद्रयान-2 की बात करें तो 2019 में भारत के द्वारा चंद्रयान-2 प्रक्षेपित किया गया और चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण क्या रहा? आंशिक रूप से असफल रहा। क्यों?
क्योंकि जो हमारा ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर का मतलब होता है कि जो चंद्रमा का चक्कर लगाता, वो तो सही सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है, लेकिन जो हमारे लैंडर और रोवर थे, जब ये लैंडिंग कर रहे थे तभी क्रैश हो जाते हैं, और क्रैश होने से दोनों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का मतलब खराब हो जाते हैं। तो हम देख सकते हैं चंद्रयान-2 आंशिक रूप से सफल रहता है, मतलब कि ऑर्बिटर तो सही समय पर और सही तरीके से स्थापित हो जाता है, लेकिन हमारा लैंडर और रोवर नष्ट हो जाते हैं इसमें। फिर हम बात करेंगे किसकी, एसएसएलवी। किसकी, एसएसएलवी की बात करें हम, तो सन 2022 में भारत के द्वारा एसएसएलवी प्रक्षेपित किया गया था, जो असफल रहा। एसएसएलवी क्या, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है हमारे एसएसएलवी। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का संगठनात्मक ढांचा। क्या, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का संगठनात्मक ढांचे की बात करें तो इसमें एक तो हमारे क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। क्या होते हैं हमारे, एक तो प्रधानमंत्री होते हैं, फिर हमारे इसमें एक अंतरिक्ष विभाग होता है, और एक होता है हमारे अंतरिक्ष आयोग। तो आप इसे याद रखेंगे कि एक तो हमारा प्रधानमंत्री होता है, एक अंतरिक्ष विभाग होता है, और एक अंतरिक्ष आयोग होता है। पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का संगठनात्मक ढांचा प्रधानमंत्री के अधीन कार्यरत रहता है। अर्थात ये जो संगठन है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का, तो प्रधानमंत्री के अंडर काम करता है, अर्थात अंतरिक्ष विभाग प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करेगा, डायरेक्ट प्रधानमंत्री देखता है इसको। अंतरिक्ष विभाग के लिए योजना बनाने का कार्य अंतरिक्ष आयोग करता है। कौन करता है, अंतरिक्ष आयोग करता है हमारे अंतरिक्ष विभाग के लिए योजना बनाने का काम। कि जैसे हमारे नए नए मिशन आते हैं, अभी लेटेस्ट में जैसे हमने मार्स मिशन की बात कर रहे हैं, मार्स मिशन तो हमने कर लिया, अब शुक्र मिशन की बात कर रहे हैं, विनस की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही समय में हम 2-3 साल के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह पे भी हमारा एक उपग्रह भेजेंगे। और भी जैसे हमारा चंद्रयान 4 की तैयारी चल रही है, जिसमें हम 2-3 किलो हम मिट्टी लाने की बात कर रहे हैं, और ये 3 तक तो हमने क्या चंद्रमा पर कदम रखने की बात की थी, लेकिन 4 तक हम जाएंगे और जाके मिट्टी भी लेके आएंगे। तो ऐसे करके हम नए नए मिशनों की तैयारी कर रहे हैं, और ये सारे सारे मिशनों की जो स्वीकृति है या और फिर बनाने का कार्य कौन करता है, हमारा अंतरिक्ष आयोग करता है। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष विभाग के बारे में। किसके बारे में, अंतरिक्ष विभाग के बारे में बात करें या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की बात करें। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की बात करें तो अंतरिक्ष विभाग को क्या है, 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है। अंतरिक्ष विभाग में कुछ तो हमारे स्वायत्त निकाय होते हैं, जिन्हें ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। एक होता हमारा इसरो, और एक होता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अर्थात जिन्हें पीएसयू कहा जाता है। सबसे पहले आता हमारा स्वायत्त निकाय, जिन्हें ऑटोनोमस बॉडीज कहते हैं। जैसे इनमें हमारे एक तो आता है पीआरएल, फिर एनएआरएल, फिर एनईएसएसी, एसएलसीएल और आईआईएसटी। घबराइए नहीं, हम इनको डिटेल से देखेंगे। जो हमारा स्वायत्त निकाय, स्वायत्त शब्द का मतलब तो आप समझते होंगे स्वायत्त क्या होता है, कि ऐसे विभाग जो अपने डिसीजन खुद लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वायत्त। क्या, जो विभाग या जो हमारे डिपार्टमेंट है अपने निर्णय खुद लेते हैं, वह केवल एक बिल भेज देते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको बिल भेज देते हैं कि इतना खर्चा आएगा, प्रधानमंत्री जी उनको उतना पैसे दे देते हैं, और फिर उसको कैसे खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कैसे कि कब खर्च करना है, ये सारे डिसीजन कौन करता है, वह खुद विभाग करता है। इसी बात को हम स्वायत्तता कहते हैं। और हमारे ऐसे कितने विभाग है, 5। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ी सी देर में करते हैं बात। अब फिर आता हमारा एक इसरो, इसरो में कौन रहता है, इसरो। और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बात करें, एक तुम्हारा अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन होता है, एक एनएसआईएल होता है। अब हम बात करेंगे इन सारे के सारे विभागों के बारे में, एक एक करके इन सब विभागों के बारे में बात करें। पीआरएल, एनएआरएल, एनईएसएसी, एससीएल, आईआईएसटी, इसरो, अंतरिक्ष और एनएसआईएल। तो 8 के 8 के बारे में बातचीत करते हैं। पहले आता हमारा पीआरएल। क्या आता है, पीआरएल। पीआरएल की बात करें, पीआरएल को कहते हैं फिजिकल, पीआरएल की बात करें तो हमारे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी भी कहते हैं इसे। पीआरएल का मतलब फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी या भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला भी कहते हैं। ये हमारे अहमदाबाद में पड़ती है। कहाँ पे, भारत में जो गुजरात है, गुजरात में अहमदाबाद है, वहाँ की एक नवरंगपुरा नाम की जगह, क्या एक नवरंगपुरा नाम की जगह, उस नवरंगपुरा नाम की जगह पर हमारे भौतिक अनुसंधान परिषद मिलती है। और ये क्या करती है, हमारे खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, सौर मंडल, ब्रह्मांडीय विकिरण, पृथ्वी विज्ञान, इनसे संबंधित अनुसंधान से संबंधित है। तो किन किन के अनुसंधान से संबंधित है, यह खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, सौर मंडल, ब्रह्मांडीय विकिरण,
पृथ्वी विज्ञान, इनसे संबंधित अनुसंधान करती है। PRL का मतलब फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी या भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। बात करें हम आगे, तो आगे आता है हमारा अहमदाबाद की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। PRL के अधीन 2 वेधशालाएं काम करती है। कितनी? 2 वेधशाला काम करती है। जैसे कि हमारे एक सौर वेधशाला है, ये हमारे कहाँ उदयपुर जिले में जो हमारा फतेह सागर झील है उसके बीचों बीच बनी हुई है। क्या? सौर वेधशाला, जिसे सोलर ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। कहाँ? राजस्थान। और अवरक्त वेधशाला की बात करें, इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी की बात करें, तो ये हमारे माउंट आबू पर लगी है, सिरोही जिले में, राजस्थान। तो हम देख सकते हैं अहमदाबाद की जो PRL है इसके अधीन 2 वेधशालाएं काम करती है, और दोनों की वेधशाला कहाँ पे लगी हुई है? हमारे राजस्थान में। तो कितना सौभाग्यशाली हम जो राजस्थान के निवासी हैं। तो पहली सौर वेधशाला की बात करें तो हमारे फतेह सागर झील जो उदयपुर जिले में वहाँ पे लगी हुई है। दूसरी हमारी बात करें अवरक्त वेधशाला की, तो माउंट आबू सिरोही जिला है, वहाँ पे ये लगी हुई है। दूसरी स्वायत्त संस्थान की बात करें तो दूसरा आता हमारा NARL। क्या आता है? NARL। तो NARL का मतलब नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। क्या? नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी या राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला। तो राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले के गंडकी तिरुपति नामक जगह वहाँ पे स्थित है। क्या? राष्ट्रीय वायुमंडलीय प्रयोगशाला क्या है? आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले के गंडकी जो तिरुपति नामक जगह है वहाँ पे। यह रडार लेडार की मदद से, क्या? रडार या फिर हमारे जो लेडार है उनकी मदद से क्या करती है? वातावरण, मौसम, जलवायु, बादल, आयनमंडल, विकिरण, इनसे संबंधित कार्य करती है। कौन? NARL। मतलब राष्ट्रीय वायुमंडल अनुसंधान प्रयोगशाला। तो नाम में सब कुछ लिखा कि वायुमंडल के अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला बनाई गई है। तो ये भी हमारे एक स्वायत्त संगठन है। फिर आता हमारा NESAC। क्या आता है? NESAC मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर या नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। तो उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र भारत के मेघालय राज्य की राजधानी जो शिलोंग है, और शिलोंग में भी कौन सी जगह? उमियम। तो हम देख सकते हैं कहाँ पे है हमारे NESAC। तो इसका केंद्र कहाँ पे? भारत में जो मेघालय की राजधानी शिलोंग है, और शिलोंग में भी कौन सी जगह? उमियम। तो यहाँ पे इसका केंद्र। ये क्या करता है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों की खोज के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करता है। तो देख ले सकते हैं इसके क्या उपयोग है। ये क्या करता है? भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में उनको विकास को बढ़ावा देने के लिए कि उनका विकास हो सके, तो इसके लिए प्राकृतिक संसाधन और खनिज, क्या? प्राकृतिक संसाधन और खनिज, इनके लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करता है। जो हमारे उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह, उनकी मदद से इनकी खोज करता है कि वहाँ पे हमें क्या क्या मिल सकता है। तो हमने 3 संगठन देख लिए जो स्वायत्त संगठन है, इसरो के अधीन कार्य करते हैं जो। फिर बात करते हैं SCL की। SCL मतलब सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी की। क्या? सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी की बात करें तो SCL मतलब सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी या सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला या अर्धचालक प्रयोगशाला भी इसे कह सकते हैं। तो सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला भारत के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में स्थित है। और यह अर्धचालक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? हमारे अर्धचालक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास से संबंधित है। सूक्ष्म विद्युत यांत्रिक प्रणाली, सर्किट, उपकरण, दूरसंचार, सेंसर, अन्य अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है इसमें। क्या? अर्धचालक प्रौद्योगिकी तो आपको पता ही किस कहाँ कहाँ काम आते हैं। हमारे दूरसंचार में, सेंसर में, अन्य अंतरिक्ष क्षेत्र सब में हमारे सेमीकंडक्टर काम आते हैं। अर्धचालक तो सब जगह ही काम आते हैं। इसलिए हमारे कई प्रमोशन स्कीम्स जो नरेंद्र मोदी जी की है, केंद्र सरकार की, हमारे सेमीकंडक्टर के लिए भी बनाई गई। फिर 5वां इंस्टीट्यूशन आता है हमारा स्वायत्त वाला। तो उसकी बात करें IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन सा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी या भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। क्या? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST। ये हमारा 5वां संगठन है जो स्वायत्त है। तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान भारतीय केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। कहाँ पे? केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है ये वाला। फिर आता है हमारा इसरो। क्या आता है हमारा? इसरो आता है। इसरो की बात करें हम, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या आता है?
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारतीय कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर में, कहाँ पे, कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलोर, वहाँ पे हमारा इसरो या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। फिर हम बात करें एंट्रिक्स कॉरपोरेशन की, तो हमने दो और ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, एक तो एंट्रिक्स था और एक हमारे NSIL था। तो पहला एंट्रिक्स कॉरपोरेशन की बात करते हैं। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन हमारे एक इसरो की मार्केटिंग और वाणिज्यिक शाखा है। तो ये क्या करती है, जो हमारे विदेशी ग्राहक है, दूसरे देश जिनके पास सैटेलाइट के प्रक्षेपण की कोई योग्यता नहीं है, क्या सैटेलाइट प्रक्षेपण की योग्यता नहीं है, तो उन देशों के पास ये जाता है और कहता है हम आपके सारे के सारे सैटेलाइट बहुत सस्ते रेट में, कैसे, बहुत सस्ते रेट में क्या करेंगे, प्रक्षेपित कर देंगे और अंतरिक्ष में उनको लगा देंगे। तो वो देश क्या करते हैं कि कुछ पैसा देते हैं और कुछ पैसा देकर उनको देते हैं, और वो भारत देश क्या करता है का इसरो विभाग उन उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर देता है। बात करें हमारे एंट्रिक्स कॉरपोरेशन की, तो विदेशी ग्राहकों से संबंधित होती है, और एंट्रिक्स कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पे, हमारे बेंगलोर कर्नाटक में, कहाँ पे, बेंगलोर कर्नाटक में इसका जो मुख्यालय हमारा। फिर हमारी दूसरी संस्था आती है NSIL, कौन सी, NSIL। NSIL का मतलब होता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसका पूरा नाम क्या, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की बात करें तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर में स्थित है, कहाँ है, बेंगलोर में स्थित है। इसरो की नवनिर्मित वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से, किसके माध्यम से, तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत में निजी क्षेत्र के साथ SSLV और PSLV का बड़े पैमाने पर निर्माण करेगी। तो इसरो की जो नई शाखा बनाई है हमने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये क्या करेगी, तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से। तो इसरो के पास तो क्या पहले से तकनीक है, क्या इसरो के पास तो पहले से तकनीक है, तो ये हमारे निजी क्षेत्र को भी तकनीक देगी, ताकि निजी क्षेत्र भी क्या है हमारे SSLV और PSLV इनके निर्माण में आगे बढ़े। जैसे कि हमारे अमेरिका में एक संस्था है, कौन सी, नासा, और साथ ही साथ एक और संस्थान हमारे स्पेस का, कौन सी, SpaceX, जो हमारे एलोन मस्क की कंपनी है। तो नासा भी उनको मदद करती है, तो हम भी हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करेंगे इससे अंदर, तो हम भी उनकी मदद करेंगे, और मदद कौन करेगा, हमारा इसरो। तो इसरो इसकी मदद करेगा। अब हम बात करें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का कार्य घरेलू उद्योगों के साथ साथ व्यावसायिक भागीदारी और उनका क्षमता निर्माण करना है। क्या करना हमारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का कार्य क्या है, घरेलू उद्योगों के साथ साथ व्यावसायिक भागीदारी और उनका क्षमता निर्माण करना है। अब हम बात करेंगे इसरो की, क्या करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, इसरो की बात करें तो, और बात क्या है इसरो की, इसरो का नाम अंग्रेजी में हमारा क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर कर्नाटक, भारत में जो कर्नाटक है जिनकी राजधानी बेंगलोर है, तो वहाँ इनका मुख्यालय बनाया गया। इसरो को बनाने का उद्देश्य क्या था, क्या राष्ट्रीय हित और राष्ट्र के विकास के लिए, क्या राष्ट्रीय हित और राष्ट्र के विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इनके उनको अनुप्रयोगों का उपयोग करना था, इसलिए हमने इसरो बनाया। 15 अगस्त 1969 को इन्कोस्पार को इसरो के रूप में स्थापित किया गया था, अर्थात पहले इन्कोस्पार की स्थापना 1962 में की गई थी, फिर 15 अगस्त 1969 को हमारे इन्कोस्पार को ही इसरो के रूप में बदल दिया गया। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम ही हमारे इसरो है। कोई भी यदि आपसे पूछे कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, तो आपको क्या बताना है, इसरो। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। वर्तमान में देखें तो इनके अध्यक्ष कौन है, हमारे S सोमनाथ, और S सोमनाथ को हमारे 14 जनवरी 2022 को हमारे अंतरिक्ष विभाग का सचिव, अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष तथा इसरो के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो हम देख सकते हैं हमारे सबका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी, अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष और इसरो का अध्यक्ष, सारे काम किसे दिए गए, S सोमनाथ को। बात करें हमारे S सोमनाथ की, तो S सोमनाथ इससे पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो बीच में हमने एक समिति की बात की थी, समिति का नाम था इन्कोस्पार। वैसे आपके एक हिस्ट्री में एक टॉपिक भी आता है कि आज़ादी के बाद नेहरू कालीन जो संस्थाएं उनकी बात करें, तो उसमें भी हमारे इन्कोस्पार आता है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। तो 1962 में भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति या इन्कोस्पार की स्थापना की, या इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च जिसे इन्कोस्पार कहते हैं, उनकी स्थापना की।
और जब इसकी स्थापना की गई थी तब उनके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो हम दोबारा देख लें, इनकोस्पार का पूरा नाम क्या है हमारे? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। हिंदी में देखें तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। 15 अगस्त 1969 को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति या इनकोस्पार के स्थान पर इसरो की स्थापना की गई थी। कब? 15 अगस्त 1969 को। 1962 की बात करें तो 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना के साथ ही भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों की शुरुआत कर दी गई थी। हमने देखा था जो हमारा नाइक अपाचे साउंडिंग रॉकेट था, तो हमने 1963 में ही लॉन्च कर दिया था। तो हम ये बता सकते हैं कि जब से इनकोस्पार की स्थापना हुई तब से हमने अंतरिक्ष के बारे में कार्य करना शुरू कर दिया था। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष विभाग की। किसकी? अंतरिक्ष विभाग की, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी कहते हैं। तो जून 1972 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की थी। कब? जून 1972। DOS या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की बात करें तो इसको हिंदी में अंतरिक्ष विभाग कहते हैं। सितंबर 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के तहत लाया गया था। क्या? 1972 में इसरो को क्या है? अंतरिक्ष विभाग के तहत लाया गया। और वर्तमान में इसके सचिव कौन है? अंतरिक्ष विभाग के सचिव ये हमारे S सोमनाथ, 14 जनवरी 2022 से लगातार आज भी यही है। अब हम बात करें अंतरिक्ष विभाग को बनाने का उद्देश्य क्या था। अंतरिक्ष विभाग का कार्य क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और गृह अन्वेषण करने के साथ, तो हम देख सकते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान तो करना ही करना है, फिर गृह अन्वेषण भी करना। मतलब हम चंद्रमा की बात कर रहे थे, मंगल की बात करते हैं, शुक्र की बात कर रहे थे, कई प्रकार के मिशन है जो हमारे बृहस्पति पर भी जा रहे हैं। तो गृह अन्वेषण के साथ साथ राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और उन्हें बनाए रखना और उनका संवर्धन करना, ये इसका उद्देश्य है। अंतरिक्ष विभाग का प्राथमिक उद्देश्य हमारे राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में सहायता करने के लिए, क्या? राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में सहायता करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग को बढ़ावा देना है। अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष विभाग कौन कौन से कार्यक्रम चलाता है, तो उन कार्यक्रमों की बात करते हैं। तो कौन कौन से कार्यक्रम चलाएगा? पहला कार्यक्रम हमारा अंतरिक्ष यान प्रमोशन के लिए स्वदेशी क्षमता वाले जो प्रक्षेपण यान है इनका कार्यक्रम। फिर हमारे दूर संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान, शिक्षा के लिए आदि के लिए जो इनसेट कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम चलाता है। विभिन्न विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपग्रह इमेजरी के अनुप्रयोग के लिए रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम चलाता है। राष्ट्रीय विकास के लिए उन्हें लागू करने की अंत के सेवा के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान विकास, तो हमारा अंतरिक्ष विभाग बहुत सारे कार्यक्रम चलाता है। तो इनकी बात हमने की। अब हम बात करेंगे इसरो के अध्यक्ष की। तो इसरो के अध्यक्ष कब कौन कौन थे उनके बारे में बातचीत करते हैं। बात करें पहले अध्यक्ष की, तो पहले अध्यक्ष हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई थे 1963 से 1973 तक। फिर MGK मेनन, ये हमारे सितंबर से 1972 तक। प्रोफेसर सतीश धवन 1972 से 1984। प्रोफेसर UR राव, तो हमारे 1984 से 1994। K कस्तूरीरंगन 94 से 2003। G माधवन नायर 3 से 9। K राधाकृष्णन 9 से 15। RC किरण कुमार 15 से 18। K शिवन 2018 से 2022। और वर्तमान में हमारे कौन है? S सोमनाथ, ये हमारे 2022 से लगातार बने हुए हैं। अब हम बात करें इसरो के संगठनात्मक ढांचे की। सबसे पहले कौन होता है इसमें टॉप में? हमारे प्रधानमंत्री जी। तो हमारे क्या होते हैं? प्रधानमंत्री जी सबसे ऊपर। फिर इसके नीचे क्या होता है? हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस होता है। क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस होता है। और बीच में क्या होता है? हमारा स्पेस कमीशन होता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में 3 बॉडीज काम करती है। एक तो हमारे ऑटोनोमस बॉडी जो हमने देखा था, 5 इसके पार्ट थे। एक हमारा इसरो था, एक हमारा CPES था जिसके अंदर हमारे क्या एंट्रिक्स और NSIL आते हैं। ये हमने वैसे पहले भी देख लिए थे। फिर बात करें ऑटोनोमस बॉडीज में, तो इसमें PRL, NAEL, NESCC, IIST, तो इस तरह बहुत सारी बॉडीज काम करती है। इसरो में हमारे कौन कौन सी? VSSC, LPSC, HDSC, URSC, SAC, NRSC, HSFC, IPRC, HSU, ISTRC, MCF, DECU, LEOS और IRS, ये क्या हमारे इसरो के अंतर्गत। तो इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे इनको डिटेल से। तो ये इसरो के अंदर काम करते हैं। और ये हमारे CPCS के अंदर कौन कौन सी 2 संस्थाएं आती हैं? हमारे एंट्रिक्स और NSIL, जो
पिछले थोड़ी सी देर पहले हमने इनके बारे में बातचीत की थी। अब आगे बात करते हैं इसरो की। तो इसरो में जो हमने शब्द देखे इनके पूरे पूरे नाम क्या है, तो अब वहाँ तो बता नहीं सकते क्योंकि जगह छोटी है। आप देख लेते हैं। हमारे इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप तो डर गए होंगे कि ये कौन कौन से शब्द आ गए, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आपके लिए पूरे पूरे नाम है। इन स्पेस की बात करें तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। CPSC की बात करें तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्या? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। PRL की बात करें तो हमारे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। NARL की बात करें नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। NESSC की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। IIST की मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंट्रिक्स की बात करें तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। NSIL मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। फिर आता है VSSC, तो VSSC मतलब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। LPSC मतलब लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। HSFC मतलब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। IPRC मतलब इंडियन इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स। IISU मतलब इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट। ISTRAC, इसका मतलब हमारे फुल फॉर्म क्या है, सबकी फुल फॉर्म देख रहे हैं। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। MSCF की बात करें तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। DECU की बात करें तो डेवलपमेंट एंड एजुकेशन कम्युनिकेशन यूनिट। LEOS मतलब लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम। IIRS की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो हमारे कुछ संस्थान थे जो हमने ग्राफ में देखे थे, उनके बारे में ये बताया कि इनके पूरे नाम क्या है। अब बात करेंगे हम किसकी, इसरो के अधीन कौन कौन से संस्थान कार्यरत है। इनको हम अगले लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे, तो अधीन जो संस्थान है उनको अगले लेक्चर में बातचीत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो यदि इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। यदि आपको लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।